यूपी हायर कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पार्ट 1 में जनरल नॉलेज है। इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में डिफरेंट सेक्शंस है, 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हम सभी लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर एक कंपनी बना करके इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। ट्रेड करने के साथ धीरे धीरे इंडिया को एक्सप्लॉइट किए, इंडिया को गरीब बनाए और फिर धीरे धीरे ये कॉमर्शियल रोल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आने के बाद में यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और फिर ब्रिटिशर अब खुले तौर पर इंडिया को रूल करना शुरू कर देते हैं इन द नेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब चूंकि यहाँ पर रूल किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ हमें लॉ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ नियम कायदे चाहिए होंगे जिसके बेसिस पर अब रूल किया जाएगा। और इसी सीक्वेंस में हमें तमाम लॉज देखने को मिल जाते हैं। इस एग्जाम के हिसाब से अगर बात किया जाए तो आपको जो लॉ है वो और उसका जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब जो यहाँ पर लिखा गया है ये आपको रट्टा मार लेना है। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी डिटेल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको ये लॉ याद करने में आसानी हो जाए। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, ये शुरुआत हुई थी जब 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हो गया था, बक्सर का जब युद्ध हो गया था तो इसके बाद से ये लॉ बनाया गया था। इस लॉ बनाने के पीछे पर्पस क्या था? इस लॉ बनाने के पीछे पर्पस था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? इस समय तक हो ये रहा था कि इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा गया था। एक पार्ट था जो बंगाल का एरिया आता था, दूसरा था जो बॉम्बे का एरिया आता था और तीसरा था जो मद्रास प्रोविंस के अंतर्गत आता था। हालांकि तीनों अलग अलग अपना लॉ बनाते थे, लेकिन 1773 के सेंट्रलाइजेशन एक्ट के बाद में बंगाल को एक सुपीरियर रोल दे दिया गया। मतलब कि अब बंगाल अल्टीमेटली बाकी दोनों प्रोविंसेस से ऊपर आ गया था और इनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक कमीशन बना दी गई थी, एक कोर्ट बना दिया गया था जो कि अल्टीमेटली जो यहाँ पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको सपोर्ट करती थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आए अगर तो इसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया था और ये 1781 के अमेंडमेंट के तौर पर हमें 1784 में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर फिर से सेंट्रलाइजेशन किया गया, लेकिन सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर रूल को डिवाइड करते हुए किया गया। यहां पर अगर देखें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1773 तक हर तरीके के रोल प्ले कर रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो रिवेन्यू हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे कुछ भी हो। और इस चीज का विरोध किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि कंपनी तो कॉमर्शियल रोल के लिए गई है, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी डिफेंस वाले काम है ये दोनों काम एक्चुअल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होने चाहिए। और इसीलिए अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गई थी और इसीलिए इस लॉ को बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जहां पर रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस को यहां पर सेटल किया गया था। इन सब के बाद में फिर कंपनी को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वो 20 साल के लिए लॉ बना सकती है। 20 साल मतलब हर 20 साल पर अब हमें लॉ का रिवीजन देखने को मिलेगा और इसीलिए 1813 का एक्ट आता है, फिर 20 साल बाद 1833 आता है, फिर 20 साल बाद 1853 का एक्ट आ जाता है। इसे हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1813 के दौरान में यहाँ पर मेन जो काम किया गया था वो था ट्रेड की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश अब तक इतने ज़्यादा यहाँ इंडिया में पैर पसार चुके थे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे कि अब उनको ट्रेड में खुद की मतलब डोमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे। और इसीलिए ट्रेड में इन लोगों ने अब मोनोपोली को ख़त्म कर दिया कि अब हमारे अलावा तो कोई बचा ही नहीं है, दूसरे क्या ट्रेड कर पाएंगे। 1833 का जो एक्ट आता है यह और सेंट्रलाइजेशन पर जोर देता है, यह और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर देता है और इस वजह से अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाना शुरू कर दिया गया और ये सेंट्रलाइजेशन की अपनी पीक पर आ गया था। नेक्स्ट 1853 में डलहौजी का टाइम आता है और यहाँ पर रेलवे लाइंस लगाई गई थी। इसके अलावा टेलीग्राफ, टेलीफोन, जितने भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते थे वो सब चलाए गए थे। जो रेलवे लाइन लगाई गई थी वो लगाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में और ये बेसिकली इसलिए लगाई गई थी ताकि सेना और एक्सप्लॉयटेशन
यानी कि जो भी मिनरल हम निकालें उनको ज़्यादा दूरी तक पहुंचा सकें, जल्दी पहुंचा सकें, और जो सेना है, आर्मी है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी डिप्लॉय कर सकें अगर किसी तरह का कहीं पर भी न्यूजेंस हो रहा है तो, कहीं पर किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो। लेकिन इन सब के बाद में हमें देखने को मिलता है कि 1856 में, 1856 में इंडिया का एक रिवॉल्यूशन हो जाता है। इंडिया का एक हमें यहाँ पर क्रांति देखने को मिल जाती है, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद 1857 के वॉर के बाद में फिर यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली आ जाती है, और अब इसे यहाँ पर एक नए एक्ट के तौर पर देखा गया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया। इस 1850 एक्ट को हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो अभी तक हम लोग गवर्नर बोलते आ रहे थे या गवर्नर जनरल बोलते आ रहे थे, अब उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय। अभी तक जो हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल चल रही थी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चल रही थी, इन सबको अबॉलिश कर दिया गया और इसके साथ में एक सेक्रेटेरिएट भी अटैच कर दिया गया। अब ये जो सेक्रेटेरिएट थी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और जो यहाँ पर हमारा वायसराय था ये क्वीन को रिस्पॉन्सिबल था, यानी कंपनी जो है वो क्वीन को रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरीके से यहाँ पर एक बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। 1861 में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम होता है और वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग का। ऑर्डिनेंस मेकिंग का एक काम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डिनेंस का, इसको ध्यान रखना है। 1892 में यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस शुरू हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बाद यहाँ पर बजट वगैरह भी डिस्कस होना शुरू हो गया था, और जो मतलब इंडियंस थे वो बजट में एक क्वेश्चन पूछने के एलिजिबल हो गए थे। 1909 का जो एक्ट है इसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया गया था, यानी मुस्लिम्स को यहाँ पर इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, यानी कि मुस्लिम्स कैन चूज मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम लोग ही केवल मुस्लिम कैंडिडेट को चूज कर सकते थे। 1919 का जो एक्ट है इसे चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, और इस चेम्सफोर्ड एक्ट में ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, और सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, इन सब लोगों को भी मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। 1919 के बाद में फिर 1935 का एक्ट आता है। ये 1935 का एक्ट कई सारे एक्ट का या कई सारे जो लॉज बनाए गए थे उनका एक हमें समरी देखने को मिलता है। समरी यूं कहा जाए या फिर कहा जाए कि सभी का एक सम्मिलित रूप देखने को मिल जाता है कई सारे लॉ में। जैसे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, फिर 1927 के दौरान में साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट यहाँ पर भेजी जाती है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी भेजी जाती है। इन सब रिपोर्ट के बाद 1935 में एक 1935 का एक्ट निकल करके आता है, और इसके थ्रू अब इंडिया को इंडिया फेडरेशन कहा जाना शुरू कर दिया गया था। इंडिया फेडरेशन कहा जाना शुरू कर दिया गया था। इंडिया फेडरेशन के बाद में तमाम चीज़ें होती हैं, फेडरल कोर्ट बनाए जाते हैं, इंडिया में आरबीआई बना दी जाती है, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हो जाती हैं जिसको कि कुछ कुछ डिटेल आप लोग याद रखिएगा, और इसके अलावा आरबीआई यहाँ पर बना दी जाती है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जितना भी आज के मैक्सिमम स्ट्रक्चर हमें आज की डेट में भी जो देखने को मिलते हैं वो सब 1935 के ही एक्ट से हमें निकलता हुआ देखने को मिल जाता है। 1947 में फाइनली इंडिया आज़ाद हो जाता है, और यहाँ पर इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाता है, और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन जाते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखना है वो जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर लॉ देखे, जो एक्ट देखे, उनको उनके नाम, उनका जो ईयर है ये ध्यान रखना है, और कुछ यहाँ पर जो छोटी मोटी डिटेल्स दी गई है इन डिटेल्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कहानी स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको भी समझ लेते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब 1937 में जब यहाँ पर सेकेंड गवर्नमेंट चुन करके आती है, तो सेकेंड गवर्नमेंट चुन करके आने के बाद में फिर अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रिटिशर के ऊपर में एक दबाव बनता है कि हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना है, अपना संविधान हमें खुद बनाना है। हालांकि 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये जो गवर्नमेंट बनाई गई थी ये सभी लोग रिज़ाइन कर देते हैं, यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है गवर्नमेंट का। लेकिन फिर अल्टीमेटली बाद में फिर से 1946 में एक नया इलेक्शन होता है, और नए इलेक्शन के बाद में यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है जो टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाती है। इंट्री गवर्नमेंट जो बनाई गई थी वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बनाई गई थी, यानी कि इलेक्शन कंडक्ट किया गया था, और इलेक्शन के बाद में फिर इंटरिम गवर्नमेंट आई थी।
इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी दबाव था कि इन्हें जल्दी से जल्दी इंडिया को आज़ाद करके छोड़ करके जाना है, लेकिन आज़ादी यूं तो छोड़ी नहीं जा सकती है। तो इसके लिए कंट्री को स्टेबल बनाने के लिए बोला गया कि आप लोग अपना पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक आइडिया से, और ये आइडिया बेसिकली दिया गया था 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। पहला एम.एन. रॉय के द्वारा ये आइडिया दिया गया था 1934 में। फिर कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया 1935 से। पहला ऑफर हमें अगस्त ऑफर के फॉर्मेट में 1940 में देखने को मिल जाता है कि ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन अभी आप पहले हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें आप लोग साथ दीजिए। जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी वो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में चली थी, तो ये ईयर भी ध्यान रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन आने के बाद में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक दे दिया गया, आपको एश्योरेंस दे दिया गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, आप लोग अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे। तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात कही गई थी वो क्रिप्स मिशन 1942 में ही कही गई थी। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ने फिर अल्टीमेटली ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से 1946 में इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन के बाद में फिर यहाँ पर फिर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए इलेक्शन नहीं कराने पर बोला गया कि यहाँ पर इलेक्शन हम नहीं कराएंगे, आप लोग एक काम करो, जो लोग भी इलेक्ट हो करके आए हो यही लोग बताएंगे, यही लोग नॉमिनेट करेंगे या यही लोग इलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से बंदे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जा करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर आ जाते हैं। नंबर याद रखने की ज़रूरत है, 389 मेंबर आ जाते हैं। दो तरीके के हमारे यहाँ पर उस समय राज्य हुआ करते थे, एक थे जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और दूसरा था जो प्रिंसली स्टेट था, मतलब आज भी राजा के अंडर शासन चल रहा था। तो 389 मेंबर में 296 मेंबर हमें ब्रिटिश इंडिया के गए, 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट के गए। अगर 296 को भी देखें तो यहाँ पर 208 मेंबर कांग्रेस से गए थे, 73 मेंबर मुस्लिम लीग से गए थे और 15 मेंबर हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिल जाते हैं। इन 296 मेंबर में मतलब टोटल में 389 में हमें 15 मेंबर वुमेन भी देखने को मिलती हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि 208 मेंबर कांग्रेस के ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की डोमिनेटेड एक संस्था थी। लेकिन डोमिनेशन इसलिए था क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी के तौर पे थी, हालांकि मुस्लिम लीग भी थी लेकिन बहुत छोटे छोटे एरियाज में ही थी। यहाँ पर इलेक्शन नहीं किया गया था, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, यानी कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के लोग चुन करके आए थे वही लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर को भेजे थे। तो कांग्रेस डोमिनेटेड थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, प्लस साथ में ये जो संस्था थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। ये यहाँ पर सॉवरेन बॉडी नहीं थी क्योंकि कैबिनेट मिशन के मतलब कह सकते हैं कैबिनेट मिशन के लीडरशिप में इसको बनाया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ बेसिक डिटेल्स थे जो आपको ध्यान रखना है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर चुन करके आ गए तो अब यहाँ पर डिसाइड हुआ कि काम कैसे करना है, और इस तरीके से जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको बनाने में प्लस कुछ और लॉज बनाने में टोटल 12 मीटिंग हुई थी। और इस 12 मीटिंग के जो एडवाइजर बनाए गए थे वो बी.एन. रॉ थे। एडवाइजर का मतलब आप ऐसे समझिए कि पहले एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बी.एन. रॉ ने बना करके दे दिया था कि इसी बेसिस पर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और इसके लिए टोटल 12 मीटिंग होती है। इस 12 मीटिंग में पहली मीटिंग होती है 9 अगस्त 1946 को, जिसकी चेयरमैनशिप की गई थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। चेयरमैनशिप का मतलब होता है जब सभी लोग निकल करके मतलब आकर के बैठ जाएंगे तो कोई एक बंदा होना चाहिए जो मॉडरेट करे, उस पूरी मीटिंग को मॉनिटर करे, एक तरीके से कह लीजिए। तो मॉडरेट करने के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, टेम्पररी थे। लेकिन अब यहाँ पर टेम्पररी के बाद परमानेंट आने की बात हुई कि चलो परमानेंट कर लेते हैं। तो परमानेंट कहने का मतलब कि अब यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये चुनेगी कि हमारा प्रेसिडेंट कौन हो। प्रेसिडेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन होगा, जो आज की डेट में जैसे स्पीकर होते हैं वैसे ही प्रेसिडेंट कौन होगा। तो प्रेसिडेंट के लिए फिर अल्टीमेटली यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया कि ये हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे, राष्ट्रपति नहीं, स्पीकर। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मॉडरेट कौन करेगा, तो उसके लिए परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे मुखर्जी साहब। तो मुखर्जी साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये बेसिकली कृपलानी के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि मीटिंग कब हुई, क्या हुई।
जो लास्ट मीटिंग है वो 12th मीटिंग होती है, 24 जनवरी 1950 को होती है। और इस दौरान में हमें कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे मई 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप यहाँ पर ले लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को स्टेट एम्बलम भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, ये एक यूनानिमस तरीके से पास किया गया था। यूनानिमस मतलब कोई भी इसके खिलाफ में खड़ा नहीं हुआ था, सभी लोग इसको पास कर गए थे। और इसकी जो डेट है वो है 13 जनवरी 1946 को ये लाया गया था। जरा ध्यान से समझिएगा, 9 अगस्त 1946 को मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है। 13 जनवरी 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाना है, और इस चीज़ पर डिबेट एंड डिस्कशन होती है। और करीब एक महीने के बाद 22 जनवरी 1947 को हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो यूनानिमस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये आखिर में है क्या चीज़, और प्रीएम्बल क्या चीज़ होती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं प्रीएम्बल से कहानी को आगे बढ़ाते हैं।